नमस्कार साथियों, आज के मेरे कार्यक्रम वर्चुअल स्टोरी में एक ऐसे मेहमान हैं जो सिर्फ इस शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है। 2500 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और शहरी कार्यक्रमों का संचालन कर चुके डॉक्टर अलका भार्गव। यह नाम किसी बहुत बड़े परिचय का मोहताज नहीं है। शासकीय सेवाओं में कई पदों पर रहकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इनकी उपलब्धि दूसरों की सफलताओं में देखी जाती है। दीदी स्वयं कहती है कि यदि मेरी उपलब्धि को गिना जाए, देखा जाए, परखा जाए या किसी भी पैमाने पर उन्हें परखने की बात कही जाए तो मेरे साथ जुड़े हुए लोग कितने सफल हुए हैं, चाहे मैं किसी हाई स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर रही हूं या फिर पीटीसी या प्रिंसिपल के पद पर। आज पूरा राज्य जानता है कि जिस संस्थान में मैम आज जुड़े हैं उस संस्थान की आज से कुछ सालों पहले बहुत जर्जर हालत थी। आज दीदी ने उसको एक स्वस्थ और सबसे तंदुरुस्त संस्थान के रूप में प्रदेश में खड़ा किया है। 300 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी, आरक्षित वर्ग के 300 से ज्यादा प्रशासनिक, पुलिस और तमाम सरकारी महकमों के लिए और दीदी का इसमें बड़ा योगदान है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस का रूप और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज श्रेष्ठ शिक्षिका से, सामाजिक कार्यकर्ता से, मोटिवेशनल स्पीकर से और तमाम पदों से यदि मैं नवाजूं तो बहुत कम है। आज मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर अलका भार्गव से। मैडम जी, आज नमस्ते। आज शिक्षक दिवस है और जब आपका सौभाग्य हो एक श्रेष्ठ शिक्षक से बात कर रहे हो तो मैं बस इतना जानना चाहता हूं, आप एक महान शिक्षक, एक श्रेष्ठ शिक्षक में क्या देखते हैं कि आपकी नजर में ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ शिक्षक होता है? अभिनंदन साथियों, शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धर्मेंद्र भाई का प्रश्न है कि एक सच्चा शिक्षक कौन? अगर अलका भार्गव के नजरिए से देखने की कोशिश करूं तो मैं बहुत ही संक्षिप्त और सरल भाषा में कह सकती हूं कि एक अच्छा शिक्षक वो है धर्मेंद्र भाई जो एक अच्छा विद्यार्थी है, सतत जो सीखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बदलते हुए समय के साथ अपने अध्यापन की शैली में परिवर्तन करने के लिए स्वयं अध्ययनशील रहता है, वो अच्छा शिक्षक है। अच्छा शिक्षक वो है जो बहुत ज्ञानशील बेशक न हो पर अपने समूह को जिसके लिए वो अध्यापन कर रहा है वहां तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचा सके। कहने का तात्पर्य ये कि उनके जो ग्रास्पिंग ग्रुप है, सुनने वाला जो समूह है, पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वहां तक उस बात को उनके मस्तिष्क की अनुकूलता के आधार पर वो संप्रेषण का धनी होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी डिग्रियों वाले किसी शिक्षक को मैं बहुत अच्छा शिक्षक, उनका किसी और विषय पर अध्ययन करने का मन होता है तो वो डिलीवरी हम करें उनके सामने। अच्छा शिक्षक वो है जिसकी तारतम्यता अपने विद्यार्थियों के साथ बनी हो। वो केवल न उनकी कक्षा में उपस्थिति को महत्व दे बल्कि उनकी मानसिक उपस्थिति को महत्व दे। अच्छा शिक्षक वो है जो अपने बच्चों को केवल लेक्चर मेथड से ना पढ़ाए बल्कि बाइलिंगुअल तरीके से इधर से और उधर उनके प्रश्नों को भी पोषित करे, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करे। और कमोबेश कई बार ऐसी भी परिस्थितियां बनती है कि हम अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को तत्काल शांत नहीं कर पाते, तो हम उन अपने से ज्यादा अच्छे व्यक्ति से उसकी सलाह लेकर अगले दिन या आने वाले दिनों में उस विद्यार्थी की उस जिज्ञासा को शांत करें। दीदी, आप एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जी, जो एक ऐसे उपेक्षित वर्ग के या फिर SC ST वर्ग के विद्यार्थियों को जो बहुत ज्यादा पैसा महंगी संस्थानों में चुका नहीं पाते, आप इस लेवल का, इस स्तर का अध्यापन करवा रहे हैं उन्हें कि आज वो सरकार के कई महकमों में, कई प्रशासनिक सेवाओं में बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं।
क्या सोचते हैं कि वास्तव में ये जो उपेक्षित वर्ग हैं, इन विद्यार्थियों को यदि सही दिशा दी जाए, सही अध्यापन दिया जाए, तो वास्तव में ये कमाल कर सकते हैं? अरे भाई साहब, कमाल कर सकते हैं नहीं, कमाल कर रहे हैं। विद्यार्थी का कोई वर्ग, कोई जाति, कोई भेद नहीं होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक बहुत ही मजबूत मानसिक स्थिति और योग्यताओं के साथ इस धरती पर उतारा है। उनका परिवेश कैसा रहा, वो किस छोटे गांव के स्कूल से पढ़े, और ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। मैं पिछले अपने 12 वर्ष के अनुभवों से ये बात आपको बहुत ही दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, और जब ये अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं, जब ये अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हैं, कब? जब इन्हें सही मार्गदर्शन मिलता है तब। दीदी, आप तो देख रहे हैं कि इंदौर, जो कि लोक सेवा आयोग भी यहाँ है, तमाम कोचिंग क्लासेस हैं जो प्रशासनिक सेवाओं की, पुलिस सेवाओं की और दूसरी भी सरकारी जितनी भी सेवाएं की कोचिंग जो है उनका अध्यापन कराते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ देखी है कि आपने कहा कि शिक्षक की डिग्रियां मत देखिएगा। जी, जी, जी। यदि उसमें ज्ञान है देने का, यदि वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, यदि अपना ज्ञान विद्यार्थियों को, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी हो, एमफिल हो या इन चीजों पे। आपने अपनी संस्थान में कभी किसी टीचर्स की मतलब की डिग्रियां नहीं देखी। आप कितने पढ़ाने में कितने डिवोटेड हैं, कितने समर्पित हैं, और आप इन विद्यार्थियों को क्या दे सकते हैं? आप कैसे चुन लेते हैं ऐसे लोगों को जो आपके लक्ष्य के साथ चल लेते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। मैं अक्सर कहती हूँ ये बात कि डिग्रियां तो केवल तालीम के खर्चों की रसीदें मात्र हैं। इल्म वही है जो आपके किरदार में झलकता है। क्या बात? हमारे संस्थान में, शासकीय संस्थान में, शिक्षकों की उपलब्धता बाहर से ही है। हम चयन करते हैं, आपका कथन है कि कैसे चयन करते हैं, उसके बहुत सारे नॉर्म शासकीय तौर पर बने हुए हैं। लेकिन जब मेरे यहाँ कोई शिक्षक अपना अध्यापन करने के लिए आवेदन करता है, तो सबसे पहला मेरा प्रश्न उसके साथ या संवाद उसके साथ ये होता है कि हमारे बच्चे आपको प्रमाण पत्र देंगे। अगर उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी अच्छी बन जाएगी, अगर आपकी डिग्रियों के अलग जाकर आप उनके मानसिक स्तर तक इस लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कराने में सक्षम होंगे, तो हम आपको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों से तारतम्यता और प्रतियोगी परीक्षा है, क्योंकि कम समय हमारे पास रहता है, तो परीक्षा परिणाम मूलक उनका पढ़ाने का तरीका, इन दो चीजों को मैं बहुत मायने देती हूँ। और शायद बच्चों के साथ उनकी कनेक्टिविटी, उनके, मेरे यहाँ धर्मेंद्र भाई, मैं यहाँ भी एक रेखांकित आपको करना चाहूंगी कि व्यावसायिक तौर पर आमतौर पर शिक्षक 45 मिनट का एक पीरियड लेता है। मेरे यहाँ शिक्षक साथियों के कहने पर ही, भले रेम्युनरेशन एक ही पीरियड का जाता है, लेकिन तकरीबन 1.5 घंटे का हम एक पीरियड लगाते हैं। मैं ये समझता हूं कि एक शिक्षक में ऐसा क्या हो कि वो जो है पैसों वेतन को ना देखे, सब सामने बैठे विद्यार्थियों को देखे और उसकी सफलता के लिए काम कर दें। दीदी, आपने 30 सालों से लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर इस शिक्षक जानना चाहते हैं क्या एक टीचर में होना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसका सम्मान करे, क्योंकि आज ऑनलाइन का जमाना है। बिल्कुल, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गए टीचर्स के, स्टूडेंट्स के। आज क्लासरूम खाली पड़े रहते, इतना भले जो है 10-12 बच्चे बैठे हैं, 200 के हैं, कि हर कोई पूछता है ऑनलाइन। ऐसे हालात में एक शिक्षक को विद्यार्थी से संपर्क अच्छा साधने के लिए एक क्या किया जाना चाहिए? धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि आधुनिकता का नाम देते हुए या विषम परिस्थितियां जैसे कोरोना की आई, एक डिस्टेंस लर्निंग वाली जो बात निकल कर आई है, जिसको ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विद्यार्थियों ने स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इस बात की महत्ता कतई कम नहीं होती कि जब एक शिक्षक
एक कक्षा में बैठकर आंख से आंख मिलाकर अपने विद्यार्थी के साथ संवाद करता है, तो न केवल वो अध्यापन कला का धनी होता है, बल्कि वो उसकी मन स्थिति को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेता है और मन स्थिति और अनुकूलता को देकर अपने अध्यापन की जो उसकी आज की प्रक्रिया है उसको परिवर्तित कर देता है। कि आप एक प्रखर वक्ता हैं, ये सब जानते हैं। 2500 कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपने संचालित किए हैं। जीवन में अच्छा वक्ता होना बहुत जरूरी है, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप शिक्षक हो। एक प्रशासनिक सेवाओं के कि प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू में आपका कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा कि आप कैसे वक्ता हैं, आप अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। बिल्कुल। एक प्रखर वक्ता होने के लिए कुछ ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान रखा जाए? देखिए धर्मेंद्र भाई, मौलिकता आपकी सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए। नकल से संप्रेषण अच्छा नहीं होता है। कौन सी बात कब, कहाँ, कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मगर उसके लिए कोई बहुत लच्छेदार भाषा के प्रयोग की जरूरत नहीं है। आपको बहुत मुहावरे आए, आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग हो, ये नहीं जरूरत है। सिर्फ आपको आपने जो प्रश्न किया उसका छोटा जवाब मैं दूंगी कि 2 छोटी और 2 मोटी बातों को आपको स्मरण रखना चाहिए अगर आप अपना संप्रेषण प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। 2 छोटी बातें हैं, किसको और कितना, मतलब आप किसके सामने बोल रहे हैं और कितनी मात्रा में बोलना है, ये 2 छोटी बातें हैं। और 2 मोटी बातें हैं, भाषा पर अधिकार और विषय वस्तु का ज्ञान। आपका कंटेंट क्या है आज बातचीत करने का, विषय वस्तु क्या है, आपकी प्रखरता और विद्वता से किसी को कोई मतलब नहीं रखता है। आप आज किस विषय पर बात करने वाले हैं और वो बात आप अपने सुनने वाले समूह तक अच्छी भाषा में कैसे पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आरोह अवरोह, लहजा जिसको कहते हैं, लहजे पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा उच्चारण दोषों को सुधारना चाहिए। जैसे हम मालवांचल में बैठे हैं तो यहाँ पर बोली का प्रभाव बहुत कुछ भाषा पर दिखता है। ऐसे, कैसे, पहले, इंदौर, तो मात्राओं की जो त्रुटि है, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, वो लेखन में भी अशुद्धि के तौर पर दिखने लग जाती है। तो एक भाषा शिक्षक की एक ड्यूटी होती है कि आपके पास बोलने की एबिलिटी तो है, योग्यता तो है, उसको आप कौशल तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये एक भाषा शिक्षक की ड्यूटी होती है। तो आप फिजिक्स पढ़ाने वाले हों, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हों, उपयोग तो आपको भाषा का ही करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, फर्क नहीं पड़ता। उपयोग भाषा का करना है तो भाषा को समृद्ध बनाने के लिए अच्छा सुने और अच्छा संवाद करने की चेष्टा करें। दीदी एक बात है कि पता है ये पॉडकास्ट करने वाले हैं सभी, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, दीदी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन पॉडकास्ट करने वालों को, आपसे इंटरव्यू करने वालों, कि मेरी बात इन तक इस दिशा में पहुंचे और आप इसके लिए काम करो ताकि संदेश, आप जैसे कई हस्तियों का संदेश लोगों तक, समाज तक सही पहुंचे। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ धर्मेंद्र भाई। जहां तक सवाल है इस पॉडकास्ट के जरिए मेरी अपनी बात पहुंचाने का, तो मैं उन तमाम युवाओं से बात करते हुए, युवा साथियों से बात करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि खुद से बहुत मोहब्बत करिए प्यारे बच्चों। आप खुद से बहुत मोहब्बत करिए, आप बाकी चीजों के भौतिक आकर्षण के प्रपंच में मत फंसिए, अपने आप से बहुत प्यार करिए। ईश्वर की आप अमूल्य कृति हैं, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने हौसलों पर टिके रहिए, मेहनत करिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और नेगेटिविटी से आप एक बूंद भी अगर दूध के अंदर पड़ गई, एक पतीले के अंदर, तो वो फट जाता है। और आपको रोज और रोज आपको सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बोना है और यथासंभव नेगेटिविटी से दूर रहना है। अपने आप पर विश्वास करना है, मेहनत करनी है, हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है, अच्छी संगति में बैठना है, भौतिक प्रपंचों से अपने आप को बचाना है। जीवन का ये बहुत अमूल्य समय है। हौसलों को अपने तोल कर तो देखो, हौसलों को अपने तोल कर तो देखो, परों को अपने
खोल कर तो देखो, होगा आसमां तुम्हारी मुट्ठी में, आजा मुट्ठी में बोल कर तो देखो। बस यही कहना चाहती हूँ मैं सारे विद्यार्थी। दीदी एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां तक प्रदेश की बात, इंदौर शहर की बात है, प्रशासनिक सेवाओं के बच्चे हताश होकर, जैसे सचिन आचार्य को तो आप जानते ही होंगे, उनकी एक किताब है जो मतलब कि उन्होंने अपने एक अजीज मित्र जिन्होंने सुसाइड किया था उनके जो है याद में लिखा है। और मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि प्रदेश का बच्चा हो या शहर का बच्चा हो, प्रशासनिक सेवाओं का बच्चा हो या तमाम दूसरी प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स का बच्चा हो, ये हताश होकर दीदी आत्महत्या कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गलत रास्तों पर चल रहे हैं। तो ये शहर, चूंकि ये शहर सफलताओं का शहर है, यहाँ इस शहर में हजारों बच्चों ने अपना भविष्य बनाया है, हजारों शिक्षक और हजारों कोचिंग खोलने वालों ने यहाँ अमीर बने हैं, करोड़पति बने हैं। ये शहर देने वाला शहर है, शायद मुझे जिंदगी लेने वाला तो ये शहर बिल्कुल नहीं लगता है। तो दीदी आप क्या कहते हैं उन बच्चों को और उन शिक्षकों को भी जो इन क्लासरूम में हताश करने का काम कर रहा हो, या फिर वो हताश क्यों हुआ ये जानने की कोशिश नहीं की हो? तो दीदी यहाँ बैठे हुए आप उन बच्चों को, उन शिक्षकों को, उनसे जुड़े उन लोगों को क्या संदेश देंगे ताकि वो विद्यार्थी कभी रस्सी पर लटक कर अपने जीवन को अपनी सफलता के बगैर छोड़कर ऐसा ना चला जाए कि वो कहीं अपने साथ जुड़े लोगों को दुख दे दे? मैं ये कहना चाहती हूँ धर्मेंद्र भाई, उन सारे युवा साथियों से कहना चाहती हूँ जो इस प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से भरे युग में अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए लंबे संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। जैसे वॉशिंग मशीन का काम होता है कि कपड़ों को धोकर और निखार कर वो बिल्कुल उजला और मांझ देती है, ये संघर्ष जो है वो आपको निखारने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अपनी कीमत पहचानिए। आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के लिए एक कागज का टुकड़ा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। वो जीवन जिसमें आपने 22 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष खपा दिए, वो संपत्ति है। अपनी कमजोरियों से, अपनी असफलताओं से निराश मत हुइए। निरंतरता और अभ्यास निश्चित ही आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। हाँ, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, समर्पण आपको रखना पड़ेगा। अवसाद में मत जाइए, ऐसे लोगों से दूर रखिए अपने आप को जो आपको निराशा के भंवर के नजदीक ले जाते हैं। अच्छी संगत में बैठिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, अपने अभ्यास और निरंतरता में कमी मत लाइए। एक दिन सफलता निश्चित ही आपके चरण चूमेगी। होना मुश्किलें आसानियां पैदा नहीं होती, होना मुश्किलें आसानियां पैदा नहीं होती। जो लड़ता है मौजों से वही तैराक होता है। तो आप सबको तैराक बनना है प्यारे बच्चों। तो अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आपको ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है। आप निरंतर लगे रहें, निरंतर अभ्यास करें और आपको सफलता देर से ही मिले पर मिलेगी एक दिन जरूर। आप सुन रहे थे डॉक्टर अलका भार्गव को, कहीं बहुमुखी प्रतिभा के धनी मैम, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रखर वक्ता, अध्यापिका और श्रेष्ठ प्रबंधक। आप इनके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे जब इंटरनेट को, गूगल को थोड़ा सा इधर उधर खंगालेंगे। आज मेरी अपनी कहानी व्हाट्स योर स्टोरी में मैम से, दीदी से बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ ऐसे प्रश्न जो मेरे अपने मन में थे मैंने उनसे पूछ लिए। मेरे पूछने का सरोकार सिर्फ इतना था कि मेरी बात दीदी के मुंह से जो उत्तर बनकर आप तक पहुंचे, आप भी कुछ सीखे, मैं भी कुछ सीखूं। क्योंकि इस कार्यक्रम में, मेरे अपने कार्यक्रम में व्हाट्स योर स्टोरी सिर्फ ये व्हाट्स योर स्टोरी नहीं है, मेरी और आपकी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा काल है जो हमको सिखाता है उन लोगों से जिनको यहाँ बिठाकर हम पूछते हैं कि इतने सालों में जो आपने सीखा है 15 मिनट में हमें भी तो कुछ बताइएगा। तो ये 15 मिनट उनके 15 सालों का, 30 सालों का, 40 सालों का अनुभव होता है। बस यही जानने के लिए हम कार्यक्रम में बड़ी जदोजहद और मिन्नतों से किसी मेहमान को बुलाते हैं और फिर पूछते हैं व्हाट्स योर स्टोरी। नेक्स्ट किसी और कार्यक्रम में हम अच्छी और किसी मेहमान से मिलेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ जीवन।